यानी कि आपका जो मूल विधि है, मूल विधि का ये लेक्चर नंबर 5 है। इसके अंदर में भी हम धारा 2 के अंदर में कुछ जो परिभाषाएं दी गई हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो देन अगर हम बात करते हैं भारतीय न्याय संहिता की धारा 2 के बारे में, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि धारा 2 के अंदर में हमारी जो डेफिनेशंस हैं, जो परिभाषाएं हैं, उनको बताया गया है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 2 के सब सेक्शन 30 यानी कि धारा 2 के 30 की जब हम बात करते हैं तो इसमें बताया गया है आपका विशेष विधि, यानी कि जो स्पेशल लॉज होते हैं वो क्या होते हैं। जो आपके स्पेशल लॉ है या फिर आपकी जो विशेष विधि है, उससे तात्पर्य ऐसे कानून से है जो किसी विशिष्ट विषय या विशिष्ट वर्ग को लेकर बनाए गए हैं। मतलब जो ये है, ये आपके जो आपके सामान्य कानून हैं उनसे ये भिन्न होंगे और किसी विशेष या तो ये विषय को लेके होंगे या फिर आपके किसी विशेष वर्ग को लेके ये संबंधित होंगे। अगर हम सरल शब्दों में बात करें तो जो ये कानून होते हैं, विशेष कानून, ये हमेशा आपके जो जनरल लॉज हैं उनसे ये आपके अलग होते हैं और विशेष परिस्थितियों में विशेष विषय या फिर विशेष व्यक्ति पर ही इनको लागू लागू किया जा सकता है। अगर हम कुछ विशेष लॉज यानी कि हम स्पेशल लॉज की अगर हम बात करते हैं, जैसे हम बात करते हैं आपका आईपीसी यानी कि आपका इंडियन पेनल कोड है, भारतीय दंड संहिता, या फिर आपका बीएनएस यानी कि भारत न्याय संहिता, ये आपका सामान्य कानून है, ये सभी लोगों पर एक समान रूप से लागू होंगे। लेकिन यहीं आप बात करते हैं भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम, यह एक विशेष अधिनियम है। जहाँ पे आपका आईपीसी या बीएनएस आपका एक सामान्य अधिनियम है, वहीं आपका जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम है 1988 का एक विशेष अधिनियम है और इसको केवल भ्रष्टाचार को मामलों में लागू किया जा सकता है। चाहे हम अगर कोई नार्कोटिक्स से रिलेटेड है तो इसको केवल नशे या मादक पदार्थों के रूप में जब कोई अपराध होगा तो वहां पे इसको लागू किया जा सकता है। आपका भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम होगा, आपका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम होगा, आपका जुवेनाइल जस्टिस एक्ट होगा। तो ये कुछ ऐसे अधिनियम है जो आपका विशेष परिस्थितियों में ही आपके लागू होंगे, तो ये हर किसी चीज पे लागू नहीं किया सकता। जैसे मान के चलिए कि आपका एक एक किसी आदमी का मर्डर हो गया, ठीक है, और एक वो मर्डर किया है आपका 18 साल के आदमी ने, एक किया है आपका 21 साल के आदमी ने, और एक किया है आपका 14 साल के आदमी ने। तो मर्डर तो हुआ है, काम सेम है, लेकिन इन दोनों पे आपका सामान्य अधिनियम लागू होगा और इस पे आपका जो जुवेनाइल वाला रूल है वो यहाँ पे लागू होगा यार। और एक इसका सिद्धांत ये है कि जो विशेष नियम है वो आपको सामान्य रूप से, सामान्य जो नियम है उनको ये आपका निष्कासित कर सकते हैं। मतलब अपवाद ये है कि अगर किसी आदमी पर सामान्य कानून और विशेष कानून दोनों लागू होते हैं किसी अपराध में, तो जो आपका विशेष कानून है उसको यहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जैसे मतलब मर्डर हुआ है तो सामान्य कानून ये है कि आपको मतलब जो सबके लिए वही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपका जुवेनाइल वो है, वो आपका 18 साल से कम उम्र का बच्चा है, इसने अपराध किया है, तो देन यहाँ पे जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है वो आपका जो सामान्य लॉज है उसको वो रिप्लेस कर देगा, तो यहाँ पे आपको जुवेनाइल को प्राथमिकता दी जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं धारा 2 के सेक्शन 2 के सब सेक्शन 36 की, यानी धारा 2 की 36 की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर में आपका सदोष लाभ की परिभाषा दी गई है। सदोष लाभ से अर्थ क्या होता है कि ऐसा लाभ जो आपका धोखाधड़ी, छल, जालसाजी या किसी भी अवैध तरीके से आपका प्राप्त किया जाता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति कानून के विपरीत या छल से कोई लाभ, चाहे आप उसमें प्रॉपर्टी की बात हो, चाहे उसमें पैसे की बात हो या फिर कोई और अन्य लाभ हो, वो आपका हासिल करता है, तो उसको आप बोलेंगे सदोष लाभ। अगर हम इसमें लाभ की बात करते हैं तो लाभ क्या होता है, आपका पैसे का हो सकता है, संपत्ति का हो सकता है, या फिर आपका कोई और भी आपका हो सकता है। और आपका सदोष का अर्थ क्या होता है, आपका रोंगफुल, यानी कि जो आपका गलत तरीके से आपका किया गया है। इसमें दोनों स्थितियां शामिल है, यानी कि आप या तो आप खुद को गलत तरीके से लाभ पहुंचा रहे हैं या किसी दूसरे व्यक्ति को आप हानि पहुंचा रहे हैं। अगर हम उदाहरण की बात करते हैं कि कोई व्यक्ति अगर फर्जी कागज बनाकर सरकारी नौकरी हासिल करता है तो ये आपका उसको लाभ तो मिला है, लेकिन ये उसने गलत तरीके से किया है, तो ये आपका सदोष लाभ की श्रेणी में आएगा। कोई भी दुकानदार है वो गलत तौल से ग्राहक से अधिक पैसा लेता है, तो ये भी आपका सदोष लाभ की श्रेणी में आएगा। एंड अगर कोई व्यक्ति बैंक में झूठे दस्तावेज देकर लोन लेता है तो ये भी आपका सदोष लाभ की श्रेणी में आएगा। यानी कि सदोष लाभ की अगर हम सरल भाषा में बात करें, जिसको बीएनएस 2 के सब सेक्शन 36 के अंदर में दिखाया गया है, वो आपका धोखे से लिया गया कोई भी फायदा होगा तो देन वो आपका सदोष लाभ की श्रेणी में आएगा। इसके विपरीत होता है आपका अनुचित हानि या फिर आपका सदोष हानि, जिसको आपको सेक्शन 2 के सब सेक्शन 36 के अंदर में दिखाया गया है। इसके अंदर में क्या है, कोई भी व्यक्ति है उसकी संपत्ति, अगर उसकी कोई संपत्ति है, कोई लाभ है, उसको इस प्रकार से वंचित कर दे या फिर नुकसान पहुंचा दे कि
वो गलत तरीके से हो, यानी कि किसी व्यक्ति की संपत्ति है, उस संपत्ति का लाभ उस व्यक्ति को न मिल पाए, किसी भी गलत तरीके से उसको उससे वंचित किया कर दिया, तो ये आपका सदोष हानि या फिर आपका अनुचित हानि की श्रेणी में आएगा। यानी किसी व्यक्ति की जो संपत्ति है, धन है, अधिकार है, उसका जो उसका लाभ मिलना चाहिए वो उससे छीन लिया जाता है, और जो ये लाभ है ये आपसे अवैध और अनुचित तरीके से लिया जाता है। इसको आप रोंगफुल लॉस या फिर आपको अनुचित हानि इसको कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति की जमीन है, उस पर गलत तरीके से कब्जा कर लिया, उसका जो मालिक था असली उसको उसके प्रयोग से वंचित कर दिया। किसी व्यक्ति के जो पैसे हैं वो जानबूझकर रोक लेना ताकि उससे मतलब लाभ ना हो सके। तो लेकिन याद रखने वाली बात क्या है कि ये इसमें आपका जो व्यक्ति है उसको हानि पहुंचाना जरूरी है। जब उसको हानि पहुंचेगी तभी वो आपका अनुचित हानि की श्रेणी में आएगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका बीएनएस के सेक्शन 2 के सब सेक्शन 34, यानी कि आपके धारा 2 की दोगे जब हम 34 की बात करते हैं, तो इसके अंदर में जो आपकी परिभाषा दी गई है वो आपकी वसीयत की परिभाषा यहाँ पे दी गई है। वसीयत का क्या अर्थ होता है? वसीयत एक ऐसा कानूनी दस्तावेज है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति पर किसका अधिकार होगा इसका प्रावधान करता है। कोई भी आदमी है जिंदा, तो वो मरने जब वो मर जाएगा तो उसकी संपत्ति किसको मिलेगी, तो उसको आप जो है वसीयत बोलते हैं, जो एक दस्तावेज तैयार करता है। और इसको बीएनएस की सेक्शन 2 के सब सेक्शन 34 के अंदर में रखा गया है। अगर हम आसान भाषा में बात करें तो वसीयत हमेशा एक रिटन होगी, वसीयत आपकी हमेशा लिखित होगी, और कोई भी व्यक्ति इसे जब तक वो जिंदा है वो इसको तभी मतलब अपने जीवन काल में ही इसको बना सकता है। और जो वसीयत है जब तक वो जिंदा है उसको कभी भी उसको तोड़ सकता है, कि मतलब जो वसीयत है इसका प्रभाव केवल उसकी मृत्यु के बाद ही होता है होगा। और वसीयत में यह बताया जाता है कि उसकी संपत्ति या धन या अधिकार किसको और किस प्रकार और कितने मिलेंगे। और वसीयत किसी भी समय बदली भी जा सकती है, रद्द की जा सकती है, लेकिन तभी तक ये हो सकता है जब तक या तो व्यक्ति जीवित है, और जीवित भी है तो उसका जो दिमाग है वो सही से काम कर रहा है, यानी कि वो स्वस्थ मस्तिष्क का है। कुछ वसीयत के अंदर में कुछ मुख्य बिंदु याद रखने वाले कि इसको जब दबाव, धोखे या जबरदस्ती से जो वसीयत बनाई जाती है वो आपकी मान्य नहीं होती। वसीयत का आपका लिखित होना अनिवार्य है, लेकिन कुछ मामलों में जो आपकी मौखिक वसीयत है उसको भी मान्यता हो जाती है। जैसे कोई सैनिक है वो युद्ध क्षेत्र, सेना के मामले में कोई युद्ध क्षेत्र में अगर कुछ होता है, मौखिक भी उसको हम मान सकते हैं। लेकिन अगर हम सिविल की बात करें तो सिविल में जो आपकी वसीयत होगी वो आपकी हमेशा लिखित के रूप में ही होगी। इसके लिए दो गवाहों का होना आपका आवश्यक है, यानी कि जब भी वसीयत बन जाएगी दो गवाहों की उपस्थिति में बनाई जाएगी, उनके वहां पे साइन होंगे। और इसका प्रभाव जब तक व्यक्ति जिंदा है तब तक इसका कोई प्रभाव नहीं होगा, इसका प्रभाव उस व्यक्ति के मृत्यु के बाद ही आएगा। तो ये आपका वसीयत के अंदर में दिया गया है। तो यहाँ पे हमारा जो डेफिनेशन वाला है ये आपका जो चैप्टर है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। जो आपकी इंपोर्टेंट डेफिनेशन थी वो मैंने सारी कवर करा दी है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द नए टॉपिक के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू लाइक कीप सपोर्टिंग।